बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ज़ीनर डायोड को एक रेगुलेटर के तौर पे देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया कि अगर इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा हो तो ज़ीनर डायोड किस तरह से आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, और उसमें हमने दोनों केसेस डिस्कस किए कि अगर हम ज़ीनर डायोड की जगह उसका आइडियल मॉडल इस्तेमाल करें तो उस वक़्त कितनी बड़ी इनपुट वोल्टेज रेंज को वो रेगुलेट कर सकता है, और अगर हम उसको एक प्रैक्टिकल मॉडल के तौर पे भी इस्तेमाल करें तो उस वक़्त उसके प्रैक्टिकल मॉडल में आउटपुट की वेरिएशन नहायत ही कम और जो इनपुट की वेरिएशन है वो बहुत लार्ज है, जिसको वो इजीली कंपनसेट करता है। आज हम वेरिएबल लोड के साथ, यानी यहाँ पर जो हमने लोड रेजिस्टेंस अटैच की है RL, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। जब आप RL की वैल्यू को चेंज करते हैं तो एक्चुअली में इसमें से गुजरने वाला करंट चेंज होता है। आप देख रहे हैं जो पावर सप्लाई करंट प्रोवाइड करती है वो करंट है IT, जिसको आप टोटल करंट कह सकते हैं। ये जो टोटल करंट है एक्चुअली में इस टोटल करंट IT ने दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। एक पार्ट ज़ीनर डायोड के अंदर जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो लोड के अंदर दाखिल होगा। अगर आप यहाँ से लोड में दाखिल होने वाला करंट कैलकुलेट करें IL, तो वो टोटल करंट में से ज़ीनर डायोड के करंट को माइनस करके हासिल किया जा सकता है। अब आप ये देख सकते हैं ज़ीनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट उस वक़्त रखता है जब उसमें मिनिमम जो करंट है वो IZ के नी करंट के बराबर हो। तो इसका मतलब है अगर ज़ीनर डायोड में से गुजरने वाला करंट मिनिमम लेवल पे होगा तो लोड में दाखिल होने वाला जो करंट है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। और अगर ज़ीनर डायोड में से गुजरने वाला करंट मैक्सिमम होगा तो लोड में दाखिल होने वाला करंट मिनिमम होगा। तो आप इसको कह सकते हैं IT माइनस IZM, जो कि ज़ीनर में से मैक्सिमम करंट पास कर सकता है। आज हम इन दोनों कंडीशन की डिस्कशन करते हैं। नो लोड कंडीशन। नो लोड मीन्स कि आप यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें। इसका मतलब है ये जो RL लगा हुआ है आप इसकी जगह ओपन सर्किट, जिसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से ज़ाहिर किया जाएगा, वो इस्तेमाल करें। तो जब RL की जगह इनफाइनाइट होगा तो उस वक़्त लोड में जो दाखिल होने वाला करंट होगा वो मिनिमम होगा। इसका मतलब है सारा का सारा करंट जो इस बैटरी ने प्रोवाइड किया वो सब का सब करंट ज़ीनर डायोड में से गुजर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको नो लोड कंडीशन कहा जाता है, यानी लोड में से गुजरने वाला करंट इस वक्त ज़ीरो है और ये नो लोड कंडीशन कहलाएगी। अब इस सिचुएशन में जो टोटल करंट है वो IZK से कम नहीं होना चाहिए और IZM से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर IZK से कम हो गया तो ज़ीनर डायोड वोल्टेज को मेंटेन नहीं रख पाएगा, और अगर IZM से ज़्यादा हो गया तो उस वक़्त ज़ीनर डायोड जो है वो एक्सेसिव हीटिंग की वजह से डैमेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जिसको हमने फुल लोड कंडीशन कहा। इस फुल लोड कंडीशन में आप देख सकते हैं कि एक लोड रेजिस्टेंस RL आपने अटैच कर देना है। अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि टोटल करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट जो है वो ज़ीनर में से और दूसरा पार्ट लोड में से दाखिल होगा। आप क्या करें, RL की वैल्यू को कांस्टेंट रखें तो उसमें से गुजरने वाला करंट भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ज़ीनर के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट। ज़ीनर डायोड और RL पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। तो अगर लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेंटेन रहेगा तो उसमें से गुजरने वाला करंट भी मेंटेन रहेगा। अब अगर आप RL की वैल्यू को डिक्रीज़ करना शुरू कर दें, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को कम करें, तो आप देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस में से जो गुजरने वाला करंट है IL, वो किसके बराबर है? वो वोल्टेज जो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस आ रहा है, जिसको आप आउटपुट वोल्टेज कह दें, जो कि वो वोल्टेज है जो ज़ीनर ने प्रोवाइड किया,
उस वोल्टेज को जब आप आर एल की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो लोड में से गुजरने वाला करंट आपको मिलेगा। अगर आप आर एल की वैल्यू को डिक्रीज़ करें तो आई एल की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। का मतलब है व्हेन आर एल इज़ डिक्रीज्ड द लोड करंट इंक्रीजेस। अगर लोड करंट इंक्रीज़ करेगा तो आई जेड यानी ये करंट जो है वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि टोटल करंट इन दोनों करंट्स का सम है। एक ने अगर इंक्रीज़ करना है तो दूसरे ने डिक्रीज़ करना है, क्योंकि बैटरी ने जो टोटल करंट प्रोवाइड किया वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है ज़ीनर डायोड जो है वोल्टेज को रेगुलेट करने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन कब तक इस कोशिश में कामयाब होगा? जब तक इसका करंट आई जेड के से डिक्रीज़ नहीं कर जाता। इसका मतलब है आप लोड करंट को बढ़ाते रहें, आई जेड की वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोड करंट अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। उस वक्त आई जेड की वैल्यू डिक्रीज़ होकर आई जेड के तक पहुंच जाएगी। अगर आपने लोड करंट को इससे भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की तो उस वक्त आपकी जो रेगुलेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी। आपको रेगुलेशन जो है वो मेंटेन रखने में जो है मुश्किलात पेश आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आई एल की वैल्यू मैक्सिमम उतनी ही बढ़ानी है जहाँ पर आई जेड डिक्रीज़ होकर आई जेड के तक पहुँच जाए। इस कंडीशन को फुल लोड कंडीशन कहा जाता है, यानी ये वो मैक्सिमम या लोड करंट है जो ये सर्किट आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से जो है वो देखते हैं। पहला जो पार्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए डिज़ाइन किया, इसमें आप देखें डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट्स फॉर विच द ज़ीनर डायोड इन द सर्किट, ये सर्किट आपको गिवन है, विल मेंटेन रेगुलेशन। अब व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल? आर एल की कौन सी मिनिमम वैल्यू है जो आप इस्तेमाल करेंगे? अब ज़ीनर डायोड के लिए आपको बता दिया गया कि वी जेड की वैल्यू है 12 वोल्ट, आई जेड के की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर, और आई जेड एम भी आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है, वो है 50 मिली एम्पेयर। अस्यूम दैट आइडियल ज़ीनर डायोड वेयर वी जेड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 12 वोल्ट ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द करंट वैल्यू फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ पर हम आइडियल मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आइडियल मॉडल आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दो टर्मिनल के दरमियान, ये वाले जो दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों के दरमियान आने वाला जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके बराबर रहेगा? वही वोल्टेज रहेगा जो ज़ीनर डायोड के बराबर है, जिसको आप वी आउट भी कह सकते हैं या आप उसको वी जेड कह सकते हैं। अब नो लोड कंडीशन की हम बात करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि मिनिमम और मैक्सिमम लोड करंट की आप बात करें। जब नो लोड कंडीशन होगी आर एल की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और अगर आर एल की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इसमें से गुजरने वाला करंट मिनिमम होगा और वो 0 एम्पेयर के बराबर होगा। ओपन सर्किट में से करंट पास नहीं कर सकता। तो इस वक्त आई जेड यानी मैक्सिमम करंट जो है वो ज़ीनर डायोड में से पास करेगा। अब वो जो आई जेड है वो कहाँ से आ रहा है? वो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब है ज़ीनर डायोड में से गुजरने वाला जो मैक्सिमम करंट है वो वही है जो बैटरी ने प्रोवाइड किया, और बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है उस करंट का नाम है आई। करंट मालूम करने का तरीकाकार है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये आई इधर लेफ्ट टर्मिनल से स्टार्ट हुआ जहाँ पर वोल्टेज है वी इन, मैंने यहाँ पर वी इन लिख दिया। ये इस राइट टर्मिनल पे आ रहा है जहाँ पर वोल्टेज है वी जेड, मैंने वी जेड लिख दिया, डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, 24 माइनस वी जेड दैट इज़ 12, तो 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 470, तो ये आपके पास आंसर आया 25.5 मिली एम्पेयर। अब आप देख सकते हैं ये 25.5 मिली एम्पेयर इतना ज़्यादा नहीं है कि ज़ीनर इसको बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि ज़ीनर की जो लिमिट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 50 मिली एम्पेयर है। तो ये 25.5 मिली एम्पेयर ईजीली इस ज़ीनर में चला जाएगा और ज़ीनर वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट ये है कि अब आपने फुल लोड कंडीशन की बात करनी है। फुल लोड कंडीशन उस वक्त होती है जब लोड में से गुजरने वाला करंट मैक्सिमम हो और ज़ीनर में से गुजरने वाला करंट मिनिमम हो। इसका मतलब है ज़ीनर का मिनिमम करंट है 1 मिली एम्पेयर जो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया। लोड का जो मैक्सिमम करंट होगा वो होगा टोटल करंट माइनस ज़ीनर नी करंट।
टोटल करंट जो बैटरी इस वक्त प्रोवाइड कर रही है वो है 25.5 मिली एम्पेयर। उसमें से जीनर का करंट आप माइनस कर दें 1 मिली एम्पेयर, तो हमारे पास आएगा 24.5 मिली एम्पेयर। तो अब आप जीनर की इस रेजिस्टेंस की RL की मिनिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। RL मिनिमम इज इक्वल टू VZ डिवाइडेड बाय IL मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस मिनिमम। VZ की वैल्यू 12 वोल्ट पे कांस्टेंट मेंटेन्ड है, डिवाइडेड बाय IL मैक्सिमम 24.5 मिली की जगह 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई होकर 12,000 डिवाइडेड बाय 24.5 दैट इज़ 490 ओम। इसका मतलब है आप लोड की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अटैच करेंगे वो है 490 ओम। अगर आप 490 ओम से भी कम रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे तो ये 24.5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट खींचेगा, और अगर करंट 24.5 से ज़्यादा हो गया तो जीनर का करंट 1 मिली एम्पेयर यानी IZK से डिक्रीज़ हो जाएगा और ये वोल्टेज को रेगुलेट नहीं रख पाएगा। तो इसका मतलब है आप RL की वैल्यू 490 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 490 से कम जो है वो नहीं रख सकते। तो इसको नो लोड कंडीशन कहा जाता है और इसको फुल लोड कंडीशन कहा जाएगा। यहाँ पर हमने जो जीनर डायोड इस्तेमाल किया वो था एक आइडियल जीनर डायोड। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हम जीनर डायोड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल मॉडल इस्तेमाल करेंगे। फॉर द सर्किट, इस सर्किट में हमें एक ख़ास जीनर डायोड 1N4744 गिवन है। हमने वी आउट यानी इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, एक दफ़ा IZK के ऊपर और एक दफ़ा IZM। हम जानते हैं IZK के ऊपर वोल्टेज कम रह जाता है और IZM के ऊपर वोल्टेज नॉमिनल जीनर वोल्टेज से बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। यहाँ पर हम R की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, अननोन है। और डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL की मिनिमम वैल्यू आपने बतानी है, यानी फुल लोड कंडीशन को आपने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर सबसे पहले डाटा शीट में से हम इस डायोड का डाटा इकट्ठा करते हैं। इस डाटा शीट में मैंने जो डाटा कलेक्ट किया, इसका नॉमिनल जीनर वोल्टेज 15 वोल्ट है और इसका जो टेस्ट करंट है वो है 17 मिली एम्पेयर। पावर डिसिपेशन 1 वाट है। ये ध्यान में रख लें कि ये जो 1N47 वाली सीरीज़ है इनमें सब जीनर डायोड की जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है वो 1 वाट है। IZK की वैल्यू 0.25 मिली एम्पेयर गिवन थी। जीनर इम्पीडेंस 14 ओम है। सबसे पहला स्टेप ये था कि हम IZM मालूम करें। IZM PD मैक्सिमम डिवाइडेड बाय VZ। PD मैक्सिमम दैट इज़ 1 वाट, VZ की वैल्यू है 15। 1 को इससे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.0667। तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली एम्पेयर में लिख सकते हैं 66.7 मिली एम्पेयर। अब सबसे पहला जो था क्वेश्चन वो ये था कि आपने वी आउट की वैल्यू मालूम करनी है IZK और IZM पे। मैं पहले IZK की बात कर लेता हूँ। IZK पे आपको पता है जो जीनर या आउटपुट वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी VZ माइनस डेल्टा VZ, VZ माइनस डेल्टा VZ की जगह डेल्टा IZ इंटू ZZ। टेस्ट करंट में से आप जीनर करंट नी करंट निकाल दें, यहाँ पर IZK लिखें, VZ की जगह आप 15। टेस्ट करंट हमें 17 गिवन था और मिनिमम जो नी करंट है वो है 0.25। तो 17 में से जब 0.25 निकलेगा 16.75 मिली एम्पेयर, तो मिली की जगह 10⁻³ और इम्पीडेंस की जगह 14 ओम जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। 16.75 को इससे मल्टीप्लाई करें, 14 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से रहेगा 0.235। 15 में से ये माइनस करें तो राउंड ऑफ होके 14.76 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है 15 से थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया वोल्टेज। और जब IZ की वैल्यू IZM होगी तो उस वक्त V आउट इज इक्वल टू VZ प्लस डेल्टा VZ इंक्रीज़ हो जाएगा। VZ प्लस डेल्टा VZ की वैल्यू चेंज इन करंट। टेस्ट करंट आपको क्वेश्चन में गिवन था, मैक्सिमम करंट आपने निकाला। आप टेस्ट में से मैक्सिमम में से टेस्ट करंट माइनस करें तो ये 49.7, 66.7 में से आपने 17 माइनस किया, 49.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 14। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7
तो 15 प्लस 0.7 15.7। तो आप देख सकते हैं कि करंट एक मिनिमम लेवल 0.25 से एक मैक्सिमम लेवल 66.7 तक जो है वो चेंज हो रहा है जीनर में से, लेकिन वोल्टेज की जो वेरिएशन है वो नहायत ही स्मॉल है, 14.76 से जस्ट 15.7 वोल्ट तक, जो कि काफ़ी कम वेरिएशन है, 1 वोल्ट की रेंज के अंदर अंदर है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आर की वैल्यू आप बताइए। अब आर की वैल्यू आपने जो बतानी है वो ये बतानी है कि जब मैक्सिमम करंट गुजरेगा, ये कितना मैक्सिमम करंट बर्दाश्त करे। तो मैक्सिमम करंट जो जीनर में से गुजर रहा है वो है 66.7, लेकिन ये उस वक्त गुजर रहा है जब जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 15.7। तो अगर आप इस आर की वैल्यू बात करें, आर रेजिस्टेंस का मतलब होता है वी ओवर आई, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसकी लेफ़्ट साइड पे जो पोटेंशियल है वो है वी इन, तो आपने लिखा वी इन। इसकी राइट साइड पे जो पोटेंशियल है वो है वी आउट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट आई जेड एम। अब आप देखें वी आउट की दो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं। एक दफ़ा वी आउट की वैल्यू निकाली थी आई जेड के ऊपर, एक दफ़ा आपने निकाली आई जेड एम पे, लेकिन इस वक्त हम मैक्सिमम करंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम वोल्टेज भी वही वाला इस्तेमाल करेंगे जो आई जेड एम की वैल्यू के ऊपर मौजूद था। तो 24 में से 15.7 माइनस करें डिवाइडेड बाय दिस, आर की वैल्यू 124। अब ये जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं जो रेजिस्टेंसेस बनाती हैं 124 ओम का रेजिस्टेंस नहीं बनाती। जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपको इसके इर्द गिर्द अवेलेबल होगी वो होगी 130 ओम। इससे कम वाली इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस इससे कम इस्तेमाल कर ली तो करंट आई जेड एम से बढ़ जाएगा और जीनर डायोड के डैमेज होने का ख़तरा है, इसलिए 124 से थोड़ी सी ज़्यादा वाली हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो 130 ओम जो है वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में उसने कहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल। आर एल की मिनिमम वैल्यू आप बताइए। अब देखें जी, आर एल की वैल्यू मिनिमम उस वक्त होगी जब इसमें से गुजरने वाला करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और इसमें से गुजरने वाला करंट मैक्सिमम उसी वक्त होगा जब जीनर डायोड में से गुजरने वाला करंट जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल मालूम करनी है तो आई एल शुड बी मैक्सिमम, और आई एल मैक्सिमम उसी वक्त होगा जब जीनर के बीच में से गुजरने वाला करंट मिनिमम होगा, यानी आई जेड के होगा। सबसे पहला काम आप ये मालूम करें कि ये बैटरी टोटल कितना करंट हमें प्रोवाइड कर रही है। बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है वो है वी इन माइनस वी आउट, वी इन माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय आर। वी इन मैंने इस्तेमाल किया 24, वी आउट फिर वही बात कि वी आउट की दो वैल्यूज़ आपने निकाली थी, एक ये वाली और एक ये वाली। इस वक्त आप करंट की मकदार आई जेड के रख रहे हैं, तो इसलिए आप वोल्टेज भी वही इस्तेमाल करेंगे जो आई जेड के की वैल्यू के ऊपर आया था 14.76। तो वी इन माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय आर, 24 माइनस 14.76 डिवाइडेड बाय आर, जो कि आपने 130 चूज़ किया था। तो जब आप माइनस करके 130 से डिवाइड करें 71 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब ये तो है टोटल करंट, हमने तो लोड में से गुजरने वाला मैक्सिमम करंट निकालना था। तो टोटल करंट में से जीनर डायोड का मिनिमम करंट जो कि नी करंट है वो माइनस कर दें, लोड का मैक्सिमम करंट आपके सामने आ जाएगा जो कि इतना बनता है। अब आप लोड की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, वी आउट डिवाइडेड बाय आई एल मैक्सिमम। तो वी आउट की वैल्यू 14.76 जो आप ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय आई एल मैक्सिमम जो आपने ये चूज़ किया। तो ये करने के बाद 209 ओम। तो इसका मतलब है आप 209 ओम से छोटी रेजिस्टेंस जो है वो नहीं अटैच कर सकते, ये इसकी फुल लोड कंडीशन है। तो 209 से छोटी रेजिस्टेंस अटैच करने की कोशिश करेंगे तो जीनर में से गुजरने वाला करंट आई जेड के से कम हो जाएगा और जीनर की रेगुलेशन ज़ाया हो जाएगी। अब जीनर डायोड को आपने देखा कि ये दोनों तरह से वोल्टेज को रेगुलेट रखता है, यानी इनपुट वोल्टेज चेंज हो तब भी वोल्टेज को आउटपुट पे मेंटेन रखने की कोशिश करता है। अगर लोड वोल्टेज जो है, लोड की रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तब भी वोल्टेज को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर्स में इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का ये एक जो है वो सिंबल है कि इसमें लेफ़्ट साइड पे इनपुट वोल्टेज, राइट साइड पे आउटपुट वोल्टेज और दरमियान में रेफरेंस वोल्टेज या ग्राउंड इस्तेमाल होता है। अब एक अच्छा जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसके ये 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में आपके सामने बनाए गए। इसमें इनपुट के साथ एक सर्किट जिसमें जीनर डायोड अटैच होता है जो कि रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है। आउटपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए कि क्या हमारा आउटपुट वोल्टेज अपने एग्जैक्ट लेवल जो हम डिज़ायर्ड
लेवल चाहते हैं वहाँ पर मेंटेन है या नहीं है, तो आउटपुट पे एक फीडबैक सर्किट लगा होता है जो आउटपुट के वोल्टेज को कंटिन्यूसली चेक करता है। तो दरमियान में ये एक एरर एम्पलीफायर है। ये एरर एम्पलीफायर क्या करता है, ये रेफरेंस वोल्टेज को भी कंपेयर करता है, फीडबैक एलिमेंट के थ्रू ये जो आउटपुट वोल्टेज वापस आ रहा है उसको भी कंपेयर करता है। ये इन दोनों को चेक करता है। अगर तो ये दोनों यानी अगर तो आउटपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के एन मुताबिक है तो ये कंट्रोल एलिमेंट को कुछ नहीं कहता। इसका मतलब है कंट्रोल एलिमेंट नॉन वर्किंग स्टेट में रहेगा ऑलमोस्ट, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और हमारे डिज़ायर्ड लेवल पे है। अगर किसी भी वजह से आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है या आउटपुट वोल्टेज उस डिज़ायर्ड लेवल से कम हो जाती है तो ये फीडबैक एलिमेंट की तरफ से आने वाला वोल्टेज इस एरर एम्पलीफायर को एक्टिव कर देगा। इसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और अब ये एरर एम्पलीफायर इस कंट्रोल एलिमेंट को एक्टिवेट करेगा। अगर ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो ये एरर एम्पलीफायर इस कंट्रोल एलिमेंट के ज़रिए आउटपुट वोल्टेज को रिड्यूस करवाएगा। और अगर आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा होगा तो ये एरर एम्पलीफायर कंट्रोल एलिमेंट के ज़रिए आउटपुट वोल्टेज को दोबारा से अपने नॉर्मल लेवल पे लेने की कोशिश करेगा। तो ये है इसका एक ब्लॉक डायग्राम। इंशाल्लाह जब हम वोल्टेज रेगुलेटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट पे तो उसमें हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे कि कंट्रोल एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, एरर एम्पलीफायर क्या है वगैरह वगैरह। और ज़ीनर की एक मिनिमम एक माइनर सी एप्लीकेशन है ज़ीनर लिमिटर। जैसे हमने डायोड लिमिटर्स की बात की तो ज़ीनर भी एक लिमिटर के तौर पे काम कर सकता है। अब देखें यहाँ पर एक इनपुट पे एसी सोर्स, रेजिस्टेंस और के साथ ज़ीनर डायोड। आप देखते हैं जब पॉजिटिव साइकिल आएगा ये ऊपर वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। ये एन रीजन जुड़ गया पॉजिटिव से, पी रीजन जुड़ गया नेगेटिव से। ज़ीनर चला जाएगा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। और हम जानते हैं कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ज़ीनर के क्रॉस आने वाला जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है और वो होता है VZ। तो ये हमारे इनपुट एसी सिग्नल को VZ लेवल के ऊपर क्या कर देगा, क्लिप कर देगा। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव, तो नेगेटिव N से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव P से। ज़ीनर डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस में ये बिल्कुल आम डायोड की तरह बिहेव करता है, आपको सिर्फ 0.7 वोल्ट देगा। बस इसकी पोलैरिटी ऐसे है कि ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव, नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव। तो इसका मतलब है पोलैरिटी नेगेटिव होगी तो ये -0.7 वोल्ट पे क्लिप करेगा। तो ये एक डबल एंडेड क्लिपर है कि पॉजिटिव साइड को VZ वाले लेवल पे क्लिप कर रहा है और नेगेटिव साइड को -0.7 पे क्लिप कर रहा है। आप इस ज़ीनर डायोड की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यानी P रीजन जुड़ गया पॉजिटिव से, N रीजन जुड़ गया नेगेटिव से, ये ज़ीनर डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस में ये आम डायोड की तरह आपको 0.7 वोल्ट देगा। इसका मतलब है पॉजिटिव लेवल को 0.7 वोल्ट पे क्लिप कर देगा। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा ये ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव जुड़ जाएगा P से, पॉजिटिव जुड़ जाएगा N से। ये ज़ीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ज़ीनर डायोड आपको जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो कितना कर रहा है, VZ। लेकिन पोलैरिटी देखें ऊपर नेगेटिव है और यहाँ पर -VZ आ जाएगा। तो सेम बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाएगा। यहाँ पर हमने दो ज़ीनर डायोड को लगाया बैक टू बैक कन्फिग्रेशन में। अब देखें जब पॉजिटिव साइकिल आया ये ऊपर वाला जो पहला वाला डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस हो गया तो ये आपको कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, 0.7। ये नीचे वाला डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाएगा और ये आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा VZ2। तो आपको टोटल वोल्टेज जो मिलेगा क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए VZ2 + 0.7। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो सिचुएशन बिल्कुल उल्ट हो जाएगी। नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ये आपको प्रोवाइड करेगा 0.7 वोल्ट। और ये ऊपर वाला डायोड जो D1 है ये रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाएगा, ये आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा VZ1। बस पोलैरिटी ये देखें कि ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है तो इसलिए आउटपुट आएगा -VZ1 -0.7। तो ये साइड पे क्लिप कर देगा। ये भी एक डबल एंडेड क्लिपर है। तो इसका मतलब आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी लेवल के ऊपर ज़ीनर डायोड को इस्तेमाल करके वोल्टेजेस को क्लिप करवा सकते हैं। तो एक ख़ास वैल्यू का डायोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अगर चाहता कि ये ऊपर वाला जो लेवल है ये 7 वोल्ट के ऊपर क्लिप हो तो मुझे VZ2 यानी ये जो नीचे वाला ज़ीनर डायोड इस्तेमाल करना है, इसका जो ज़ीनर वोल्टेज इस्तेमाल करना है वो कितना होना चाहिए, 6.3। तो 6.3 और 0.7 मिल के 7 पे।
फर्स्ट करें, मुझे ये नीचे वाला जो वोल्टेज क्लिप करवाना है, ये क्लिप करवाना है -4.5 वोल्ट पे, तो -0.7, और ये जो VZ1 मुझे चाहिए वो चाहिए वो 3.8 चाहिए। तो 3.8 और 0.7 ऐड होके 4.5 हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन इसको -4.5 पे ले जाएंगे। तो इसका मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिक्स्ड वैल्यू का ज़ीनर डायोड इस्तेमाल करके आप एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लिपिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ज़ीनर डायोड का जो टॉपिक है वो कंक्लूड होता है, जिसमें हमने ज़ीनर डायोड का इंट्रोडक्शन, उसके मॉडल्स, उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़ीनर डायोड वेरिएबल इनपुट वोल्टेज को किस तरह से रेगुलेट करता है, ज़ीनर डायोड किस तरह से वेरिएबल लोड को रेगुलेट करता है, और ज़ीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ीनर डायोड के इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपने AC सिग्नल के वोल्टेज को लिमिट कर सकते हैं, ये सब आपने इसके अंदर डिटेल से स्टडी किया। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।